नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे आपका स्वागत है। तो हम लोग अभी तक इतिहास जानने के स्रोत के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने जितनी क्लासेज ली जो है इससे पहले, वो हम लोग केवल इतिहास जानने के स्रोत के रूप में चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने उसमें जो भी 7-8 क्लासेज ली या टोटल मिला के 10-11 क्लासेज ली हैं, तो इतिहास की समझ विकसित हो गया। हम अपने प्राचीन इतिहास के बारे में कैसे जानें, कि इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा किया हमने। अब आज से हम लोग इतिहास को वास्तविक रूप से शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग जो है आज पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल पढ़ते हैं, देखते हैं फिर पाषाण काल में क्या क्या पढ़ना है। तो डेट डाल दी जाती है 26 पाषाण काल। पाषाण काल, तो जैसा कि पाषाण का मतलब पत्थर होता है, तो सभी लोग जानते हैं पाषाण का मतलब पत्थर होता है। तो इस काल में जो है मानव के जो उपकरण थे वो पत्थर के ही निर्मित थे, इसलिए इसको पाषाण काल कहा जाता है। लेकिन पाषाण के अतिरिक्त भी मनुष्य जो है हड्डी और लकड़ी के उपकरणों का भी प्रयोग करता था। ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन इतने समय अंतराल के बाद जो है लकड़ी का तो बिल्कुल क्षरण हो गया, वो नष्ट हो गई, तो वो तो हमको नहीं प्राप्त होती है। हाँ, हड्डी के उपकरण कहीं कहीं से मिल जाते हैं, तो उसकी सहायता से भी हमको पाषाणकालीन लोगों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसमें मनुष्य जो है पत्थर के उपकरणों के प्रयोग के साथ साथ पत्थर के उपकरणों के प्रयोग के साथ साथ हड्डी और लकड़ी के भी उपकरणों का प्रयोग करता था। लकड़ी के भी उपकरणों का प्रयोग करता था। अच्छा देखो, जो पुरावशेष मिले हैं उन जो पुरावशेषों के त्रिकाल पद्धति के अनुसार विभाजन जो है डेनमार्क के संग्रहालय अध्यक्ष थॉमसन ने किया था। 1816 में उन्होंने पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया। तो पुरावशेषों के आधार पर पुरावशेषों के त्रिकाल पद्धति के अनुसार, ये ठीक रहेगा, पुरावशेषों के त्रिकाल पद्धति के अनुसार विभाजन टॉमसन ने किया। इन्होंने जो विभाजन किया जो है 3 आधार पे, वो था पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। इसका विभाजन जो है त्रिवर्गीय विभाजन जो है टॉमसन ने किया था। तो आप लोग उसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, 1865 में जॉन लुबक नामक एक विद्वान थे। उन्होंने पुरापाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल में किया। और जॉन लुबक ने ही पुरापाषाण काल और नवपाषाण कालीन शब्दावलियों का सर्वप्रथम प्रयोग
1865 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया है। तो पूरा पाषाण काल का विभाजन, पूरा पाषाण काल का विभाजन 1865 में जॉन लुबक नामक विद्वान ने पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल में किया। और इन्होंने ही पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल की शब्दावलियों का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया। ये पुस्तक इनकी 1865 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये हो गया पूरा पाषाण काल शब्दावली का जो प्रयोग इन्होंने किया, तो नोट कर लीजिए। एडवर्ड लारतेते नामक जो विद्वान हैं, उन्होंने पूरा पाषाण काल को प्रारंभिक या निम्न पूर्व पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल, आप जो भी सुविधानुसार कह सकते हैं। तो लारतेते नामक विद्वान ने पूरा पाषाण काल को प्रारंभिक या निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल में विभाजित किया। तो एडवर्ड लारतेत ने पूरा पाषाण काल का विभाजन प्रारंभिक या निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल में किया। इसको नोट करिए। तो अब हम आते हैं अब हमें चार्ट की सहायता से इसको समझेंगे। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, देखते हैं। जैसे नंबर 1 पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पाषाण काल का विभाजन यहाँ हम 3 भागों में किए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व। और नवपाषाण काल का टाइम पीरियड है 5500 ईसा पूर्व से
3000 ईसा पूर्व। यहाँ आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि हर लगभग जहाँ आप जितने सोर्सेस पढ़ेंगे तो टाइम पीरियड में कुछ चेंजेस है, तो उसको लेके आप लोग को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं यहाँ 10,000 से या 10,000 लिखा रहता है, या 8,000 लिखा रहता है, यहाँ 4,000 लिखा रहता है, यहाँ 4,000 से 1,000 लिखा रहता है। तो अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग जो है दिया गया है, तो इसको लेके अभी कोई जो है वो नहीं है। तो इसको देखो, और पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो अभी हमने बताया कि जो है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो नंबर 1 निम्न पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल, और नंबर 3 उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये हो जाएगा प्रारंभ से जो है 1 लाख ईसा पूर्व, 1 लाख ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण हो जाएगा 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, और उच्च पूरा पाषाण काल हो जाएगा 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। नोट करिए आप लोग इसको। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब हम आते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में जो है हमें मानव के शारीरिक अवशेष के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और ये मानव विकास की उस अवस्था को प्रदर्शित करता है जब मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। तो और सबसे बड़ी बात, पूरा पाषाण काल के मानव ने जो है अग्नि, मतलब इनको अग्नि का ज्ञान था, लेकिन ये उसके प्रयोग से अनभिज्ञ थे। यहीं पर सनी देओल का डायलॉग फेल होता है कि इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। तो देख लेते हैं पूरा पाषाण काल के मानव के शारीरिक अवशेष नहीं मिलते हैं। शारीरिक अवशेष कहीं से भी नहीं मिलते हैं। इस काल के लोगों के जीवन का आधार शिकार और खाद्य संग्रह था। इस काल के लोगों को अग्नि का ज्ञान था। अग्नि का ज्ञान था, लेकिन उसके प्रयोग से ये अनभिज्ञ थे। इसका मतलब वो इसके प्रयोग को नहीं जानते थे कि उसका प्रयोग कहाँ जो है करना है। तो देख लीजिए, अब इसके हम जो है जो तीनों प्रकार हैं उनकी बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो पहला क्या आता है, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड हम लोगों ने पढ़ा प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व। तो इसी काल में भारतीय उपमहाद्वीप में मानव की गतिविधियों को देखा गया।
इससे पहले ये अनुमान लगाया जाता था कि इस काल में मानव की गतिविधियों के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन 1863 ईस्वी में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अधिकारी रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय को मद्रास के निकट पल्लवरम से एक प्रस्तर निर्मित हस्त कुठार मिला, जिससे हमें जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आदिमानव के विषय में समझ बढ़ी। तो इसी काल में भारतीय उपमहाद्वीप में मानव की गतिविधियाँ देखी गई। और इससे पहले हमने बताया कि ये माना जाता था कि हमारी समझ नहीं थी कि जो है इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप मानव की गतिविधियों के चिन्ह देखे गए थे, लेकिन 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अधिकारी रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय को मद्रास के निकट पल्लवरम से एक प्रस्तर निर्मित हस्त कुठार मिला। इसी की सहायता से हमें आदिमानव के विषय में हमारी सूझबूझ बढ़ी। नोट करिए। अच्छा, निम्न पुरापाषाण काल को हम उपकरणों के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 चॉपर चॉपिंग या पेबल संस्कृति। नंबर 2 एस्यूलियन संस्कृति, इसका आप हैंडेक्स संस्कृतियाँ कह सकते हैं। तो जो चॉपर चॉपिंग संस्कृति है, इसके साक्ष्य हमें सोहन घाटी से मिले हैं, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। और एस्यूलियन संस्कृति को हैंडेक्स संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि 1864 ईस्वी में प्रोफेसर किंग को भी मद्रास के बदमदुरै और अतिरिपक्कम से उनको भी एक हैंडेक्स की प्राप्ति हुई थी। और इससे पहले मद्रास के जो है पल्लवरम से सबसे पहले हैंडेक्स या हस्तकुठार की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। तो अगर चॉपर चॉपिंग की बात करें तो इसके साक्ष्य सोहन नदी घाटी में मिलते हैं, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। दूसरा हमारा था एस्यूलियन संस्कृति। एस्यूलियन संस्कृति को हैंडेक्स संस्कृति भी कहते हैं। हैंडेक्स संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि 1864 ईस्वी में प्रोफेसर किंग को मद्रास के
बदंदुरे और आतिरपक्कम से हैंड एक्स मिला था। और हमने बताया कि इससे पहले जो है रॉबर्ट वुडफुट महोदय को भी मद्रास के निकट पल्लवरम से भी हैंड एक्स की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसको मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। नोट करिए। और इस संस्कृति के प्रमुख उपकरण क्लीवर, स्क्रेवर और क्रोड हैं। इस संस्कृति के, मद्रासी संस्कृति के प्रमुख उपकरण या इस संस्कृति के प्रमुख उपकरण क्लीवर, स्क्रेपर एवं क्रोड हैं। क्रोड, इस काल में बड़े क्रोड उपकरण बनते रहे और जिनके निर्माण में कच्चे माल के रूप में क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग होता रहा। निम्न पुरापाषाण काल के स्थल लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से मिले हैं, लेकिन गंगा दोआब, केरल एवं पूर्वी भारत के घने जंगलों से इसकी प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन इसका गंगा यमुना दोआब में इसका एकमात्र अपवाद स्वरूप स्थल कालपी है। तो इस काल में क्रोड उपकरण बनते रहे, जिनके निर्माण में कच्चे माल के रूप में क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग होता रहा। तो नोट करिए, आगे हम लोग देखते हैं। तो हमने बताया इस काल के स्थल लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से मिले हैं, लेकिन गंगा यमुना दोआब या गंगा दोआब, केरल और पूर्वी भारत के घने जंगलों से नहीं प्राप्त हुए हैं। गंगा यमुना दोआब में इस संस्कृति का एकमात्र अपवाद स्वरूप स्थल कालपी है। यहाँ से जो है इस संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नोट करिए। अब हम आते हैं मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल, इसका टाइम पीरियड हम आपको बता दें 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। तो यहाँ काल विभाजन का आधार जलवायु संबंधी परिवर्तन और तकनीकी परिवर्तन को जो है माना गया। उपकरण क्षेत्र में क्रोड उपकरण का प्रयोग होता रहा, परंतु साथ ही शल्क उपकरणों
शल्क उपकरण पत्थर के जो है, साथ ही शल्क उपकरणों का महत्व भी बढ़ने लगा था और शल्क उपकरण पत्थर के छोटे टुकड़ों से जो है बनता था, जो हल्के होते थे और इनके प्रयोग से मानव के जीवन में गतिशीलता आई। और पहले जो शल्क जो है, फिर शल्क से फलक उपकरण बनने लगे। तो क्रोड उपकरण जो है इस काल में बनते रहे, लेकिन शल्क उपकरणों की भी जो है, शल्क उपकरणों का भी महत्व बढ़ने लगा, शल्क उपकरण पत्थर के छोटे टुकड़ों से बनता था। ये पत्थर के छोटे टुकड़ों से बनता था। ये छोटे टुकड़ों से बनता था और ये हल्का होता था, हल्का भी होता था। इनके प्रयोग से मानव जीवन में पहले की तुलना में गतिशीलता आई। फिर शल्क से फलक उपकरण बनने लगे। फलक उपकरणों का तात्पर्य इस शल्क उपकरणों से शल्क उपकरणों के उन पत्थर के टुकड़ों से है जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से दोगुनी थी। तो फिर शल्क उपकरण से फलक उपकरण बनने लगे, शल्क उपकरण से फलक उपकरण बनने लगे। नोट करिए। तो हमने बताया कि फलक उपकरणों का तात्पर्य शल्क उपकरण के पत्थर के ऐसे टुकड़ों से है जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से दुगनी या दोगुनी होती थी। और इस काल का प्रमुख स्थल जो है महाराष्ट्र का नेवासा है। इस काल का प्रमुख स्थल महाराष्ट्र में स्थित नेवासा है। और नेवासा को ही इस काल का प्रोटो स्थल कहा जाता है। नेवासा को इस काल का प्रारूप स्थल या प्रोटोसाइट कहा जाता है। नोट करिए। अब हम आते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल। उच्च पूर्व पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड 40,000 ईसा पूर्व से 10,000
ईसा पूर्व। तो प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि भारत में कोई उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल नहीं है, लेकिन बेलन घाटी में सबसे पहले उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलने लगते हैं। उच्च पुरापाषाण काल की अंतिम संस्कृति को मैगडेलियन संस्कृति कहा जाता है। तो पहले माना जाता था कि भारत में उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन वेलन घाटी से उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलने लगते हैं, जो है उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य बेलन घाटी से मिलने हो जाते हैं। और इस काल की उच्च पुरापाषाण काल की अंतिम संस्कृति को मैगडेलियन संस्कृति कहते हैं। उच्च पुरापाषाण काल की अंतिम संस्कृति नोट करिए। उच्च पुरापाषाण काल में जलवायु थोड़ी और शुष्क हुई और इसमें तकनीकी परिवर्तन देखा गया। इस काल में शल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ी और इस काल के प्रमुख उपकरण ब्लेड, ब्यूरन और खुरचनी आते हैं। तो इस काल के प्रमुख उपकरण ब्लेड, ब्यूरन और खुरचनी। तो और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, इस काल में जो है, अच्छा देख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ब्लेड जो है इस काल का प्रमुख उपकरण था। ब्लेड इस काल का प्रमुख उपकरण था, इसलिए इस काल को ब्लेड प्रधान उच्च पुरापाषाण काल कहते हैं। ब्लेड इस काल का प्रमुख उपकरण था, इसलिए इस काल को ब्लेड प्रधान उच्च पुरापाषाण काल कहते हैं। और बेधनी का प्रयोग पहाड़ी चट्टानों आदि को खोदकर तक्षण कला के विकास में हुआ। जो है ब्यूरिन का प्रयोग पहाड़ी चट्टानों आदि को खोदकर तक्षण कला के विकास में हुआ। और खुरचनी, जिसको आप स्क्रैपर कहते हैं, खुरचनी की सहायता से पशुओं और पेड़ों की छाल उतारी जाती थी। तो ये हो गया प्रमुख उपकरण के बारे में। विश्वव्यापी संदर्भ में इस काल की दो विलक्षणताएं
हमारे सामने आती हैं। नंबर 1, नए चकमक उद्योग की स्थापना, न्यू फ्लेंट इंडस्ट्री। और दूसरा, इसी काल में मानव का आधुनिक स्वरूप होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस काल की विश्वव्यापी संदर्भ में इस काल की 2 विशेष विलक्षणताएं हमारे सामने आती हैं। नंबर 1, नए चकमक उद्योग की स्थापना और मानव के आधुनिक प्रारूप होमो सेपियंस का उदय। होमो सेपियंस का उदय। अच्छा, हम आपको बताते हैं, जो नए चकमक उद्योग की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप ज़्यादा भयभीत मत होइएगा, क्योंकि चकमक उद्योग जो था वो पत्थरों को जो है पत्थरों को तोड़कर या जो चकमक पत्थर थे उनको तोड़कर जो ब्लेड उपकरण बनाया जाता था, तो इनको तोड़ दिया जाता था और जो है ये जो इन पर धार दे दी जाती थी, इनको बढ़िया आकार दिया जाता था, तो ये उपकरण बनता जिसमें ब्लेड टूल्स बनते थे। तो इसमें चकमक उद्योग में ब्लेड उपकरणों का निर्माण होता था। अधिकतर ब्लेड उपकरणों का निर्माण होता था। तो पत्थरों को तोड़कर और उसमें जो आकार दिया जाता था, नुकीला बनाया जाता था। तो इसीलिए इसको चकमक, इन्होंने इसकी इंडस्ट्री ही खड़ी कर दी थी, तो इसलिए इनको चकमक उद्योग कहा गया। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ स्थल। तो इसी काल में हड्डी के बने उपकरण हमको कर्नूल एवं मुछतला से मिले हैं, और वहीं बेलन घाटी के लोहंदा नाला क्षेत्र से एक हड्डी की स्त्री की मूर्ति मिली है। कुछ लोग इसको मातृ देवी भी कहते हैं, लेकिन विद्वानों ने इसको, कुछ इतिहासकारों ने इसको भाला ही कहा है। तो कर्नूल और मुछतला, ये जो हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिले हैं या जो स्थल हैं, कुछ पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कर्नूल और मुछतला से हड्डी के उपकरण मिले हैं जो है, और बेलन घाटी के लोहंदा नाला क्षेत्र, बेलन घाटी के लोहंदा नाला से हड्डी की बनी एक स्त्री की मूर्ति मिली है। एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे मातृ देवी कहा जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको मात्र भाला मानते हैं। नोट करिए। इसी काल में चित्रकला में भी प्रगति के जो हुई। महाराष्ट्र के नेवासा, मेहता खोड़ी, मध्य प्रदेश के राजस्थान के चंदेसाल, मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो इस काल में चित्रकारी भी प्रगति पर थी, जिसे महाराष्ट्र के नेवासा, मेहता खेड़ी
राजस्थान के चंदेसाल और मध्य प्रदेश के रामनगर आदि से शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी के साक्ष्य हमको मिलते हैं। नोट कर लीजिए। और सबसे पहले हमको चित्रकारी का जो ये साक्ष्य है 1860 ईस्वी में बांदा जिले में केन नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो जो है 1860 ईस्वी में यूपी के बांदा जिले के केन नदी के तट पर सर्वप्रथम हमें जो है चित्रकारी के साक्ष्य मिले या चित्रकारी सर्वप्रथम प्राप्त हुई। परंतु शुतुरमुर्ग के अंडों पर जो है की गई प्राचीनतम और एकमात्र मानव निर्मित चित्रकारी हमको महाराष्ट्र के पाटण से ही मिलती है। अच्छा सॉरी, उसमें हमने जो स्थान बता रहे थे अभी महाराष्ट्र के कहाँ से चित्रकारी प्रगति पर थे, महाराष्ट्र उसमें हमको गलती से हमने निवासा कर दिया, वो रहेगा पाटड़े और मेहता खेड़ी जो था। तो ये आप लोग सुधार लीजिए। दो महाराष्ट्र के पाटड़े, मेहता खेड़ी, राजस्थान के चंदेसाल और मध्य प्रदेश के रामनगर। तो जो शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई प्राचीनतम और एकमात्र मानव निर्मित चित्रकारी महाराष्ट्र के पाटने से ही मिली है। तो ये इसको नोट करिए। और शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल से बने मनकों का प्रसिद्ध खेत पाटड़े और भीमबेटका था जो है। परंतु प्राचीन शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके से बने मनके का प्रमाण पाटने से ही मिलता है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल पर बने मन के खोल से बने मनकों का प्रसिद्ध केंद्र पाटड़े और भीमबेटका, ये दोनों प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र थे। लेकिन प्राचीनतम शुतुरमुर्ग के अंडे छिलके से बने मनके का प्रमाण, शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों से बने मनकों का प्रमाण हमें पाटने से ही मिलता है। जो है इस काल में चित्रों का उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका से मिलता है। तो इस काल में चित्रों का उदाहरण हमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाओं से मिलता है। भीमबेटका की
गुफाओं से मिलता है। नोट करिए। अगर हम बेलन घाटी की फिर से बात करते हैं तो बेलन घाटी से उच्च पुरापाषाण काल बेलन घाटी से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल युगीन साक्ष्य मिलते हैं। और बेलन घाटी का महत्व आप लोग जान चुके हैं कि भारत में सबसे पहले बेलन घाटी से ही उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। तो बेलन घाटी से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल युगीन साक्ष्य मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भारत में बेलन घाटी से ही सबसे पहले उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। और आंध्र प्रदेश के बिलासुर गांव से प्राचीनतम चूल्हों का साक्ष्य मिला है। आंध्र प्रदेश के बिलासुर गांव से प्राचीनतम चूल्हे का साक्ष्य मिला है। और बिलासुर गांव से ही रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय को उच्च पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। और यहीं से बिलासुर गांव से रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय को उच्च पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। नोट करिए। और बिलासुर गांव गुफा लिख दीजिए। बिलासुर गांव गुफा से अब आगे देखते हैं। यहाँ की गुफाओं से राख की उपस्थिति और मानव तथा पशुओं की अनुपस्थिति नरबलि प्रथा की ओर संकेत करते हैं। तो बिलासुर गांव गुफा से राख की उपस्थिति और मानव तथा पशुओं की अनुपस्थिति नरबलि प्रथा की ओर संकेत करते हैं। नोट करिए। और आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा गुफा से भी इस काल के उपकरण मिले हैं। आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा गुफा से भी इस काल के उपकरण मिले हैं।
अब हम बात करते हैं बाघोर। बाघोर, बाघोर में समझेगा। बाघोर सोन नदी घाटी में गोपद एवं सोन के संगम पर जो है बाघोर स्थित है। मध्य प्रदेश के सिद्धि जिला में है। सोन नदी घाटी में गोपद एवं सोन नदी के संगम पर बाघोर स्थित है। ये मध्य प्रदेश के सिद्धि जिला में स्थित है। इसका उत्खनन G.R. शर्मा और J.D. क्लार्क ने किया था। उत्खनन G.R. शर्मा और J.D. क्लार्क ने किया था। नोट करिए। यहाँ से निम्न पुरापाषाण काल की वृत्ताकार चबूतरा, माता देवी की आकृति और त्रिभुजाकार पत्थर मिला है। वृत्ताकार चबूतरा और माता देवी की नहीं, वेदिका की आकृति और त्रिभुजाकार पत्थर मिला है, जिससे इसे माता देवी का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ से निम्न पुरापाषाण कालीन वृत्ताकार चबूतरा, वेदिका की आकृति और त्रिभुजाकार पत्थर मिला है, जिससे इसको माता देवी का प्रतीक माना गया, जिसके कारण इसको माता देवी का प्रतीक माना गया। और बाघोर वन से ही उच्चपुरा जो उच्चपुरा पाषाण काल से संबंधित है, पुरापाषाणिक पूजा स्थल की प्राप्ति हुई है। बाघोर वन उच्च पुरापाषाण काल से पुरापाषाण कालीन पूजा स्थल की प्राप्ति हुई है। और बाघोर टू से मध्यपाषाणिक स्तंभ गर्तों या आवास स्तंभ, बाघोर टू से मतलब ये बाघोर जो वन चरण इसका है और ये दूसरा चरण से। तो बाघोर टू से मध्यपाषाणिक स्तंभ या आवास स्तंभ का साक्ष्य मिला है। नोट डाउन करिए। ये आवास स्थल कर लीजिए। तो बाघोर टू से मध्यपाषाणिक स्तंभ गर्तों का जो है या मध्यपाषाण स्तंभ गर्तों या आवास स्थल की पूरी श्रृंखला मिली है। तो ये
थी आज की क्लास। इसके आगे की चर्चा हम अभी थोड़ा और पाषाण काल में जो है पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।